Hello everyone. I am Nikita Arya, Assistant Professor, Department of Commerce, Dayal Singh College, Karnal. Today, the topic of my discussion is rural marketing environment for the subject rural marketing. रूरल मार्केटिंग को समझने से पहले हम सबको मार्केटिंग के बारे में जानना जरूरी है। मार्केटिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट अ कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। जब भी हम इन मार्केटिंग एक्टिविटीज को रूरल एरियाज के साथ रिलेट करें, जब भी हम अपने मार्केटिंग फंक्शंस को, उसकी प्लानिंग को, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को रूरल मार्केट्स के लिए करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रूरल मार्केटिंग। हम जब भी मार्केटिंग की बात करते हैं, हमारी मार्केटिंग को हमें एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट का हमारी मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के अचीव करने के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर बना है, बहुत सारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। इनका हमारे मार्केटिंग के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस आता है, इनका कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस आता है, इसलिए हमें अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को कंसिडर करना जरूरी है। जब हम रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इसके अंदर वो सारे कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आ जाते हैं, वो सारी सराउंडिंग्स आ जाती हैं जो हमारी रूरल मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। हमारे बहुत सारा इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, हमारे खुद के इंटरनल फैक्टर्स जैसे हमारी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग पॉलिसीज, हमारा पर्सनल, हमारा एम्प्लॉइज का रिलेशंस कैसा है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमारी रूरल मार्केटिंग के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं और अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, फर्स्ट इज इट इज अफेक्टेड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए और आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जो हमारे इस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटी। जब हम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट किसी एक फैक्टर से नहीं बना है, किसी दो फैक्टर से नहीं बना है। देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है और हमारी मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए इस एनवायरनमेंट को समझना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, बहुत मुश्किल काम है इस एनवायरनमेंट को कंप्लीट डिटेल में समझना। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब है हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट कंपनीज, फॉर डिफरेंट रीजन्स। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का जो एक कंपोनेंट है वो हर एक कंपनी के ऊपर सेम इम्पैक्ट लाएगा या हर एक रीजन के अंदर सेम इम्पैक्ट लाएगा। जो इसका इम्पैक्ट है वो रिलेटिव होता है, डिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स। किसी कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है। जैसे हम जनरल बात करते हैं, जब हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हमारे पास आजकल स्मार्टफोन्स हैं। जो पहले पुराने जमाने में फोन आते थे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, वो हमारी न्यू कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी था टू कैपिटलाइज ऑन इट। जो पुरानी कंपनीज है जो उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प नहीं कर पाई, पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही रह गई, उनके लिए थ्रेट था। हर एक चीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है वो आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट लाए ही ना। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है हमारा जो रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज हाईली डायनामिक। चेंज होता रहता है। हर आपको नहीं पता कैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आ जाएगा, कोई न्यू रूल आ जाएगा, कोई न्यू पॉलिसी आ जाएगी, आपके कंज्यूमर्स के लाइफस्टाइल में चेंज आ गया, उनके टेस्ट में चेंज आ गया। लास्ट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इट मींस आप अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस को बहुत एक्सटेंट तक प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। हमारा जो रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। हमारे जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम उसके बारे में कुछ गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग द रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हम अगर बात करते हैं रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में रहती है।
अगर हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें, 68.84% of population is living in rural areas. Almost two-third, more than two-third. For every one customer in urban areas, companies have 3 customers in rural areas. जब कंपनीज को ये चीज रियलाइज हुई कि इंडिया, विच इज अ वेरी वाइड मार्केट, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम कंपेयर करें, इंडिया इज अ वेरी वाइड मार्केट, बट इस वाइड मार्केट में भी द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरियाज. मोर देन टू-थर्ड, ऑलमोस्ट 70% इज लिविंग इन रूरल एरियाज. तो अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, रूरल मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, सिर्फ हमारी यहाँ इंडियन कंपनीज के लिए ही नहीं, बाहर की कंपनीज के लिए भी वो हमारी रूरल मार्केट्स को आजकल टारगेट बना रहे हैं, बिकॉज द पॉपुलेशन इज वेरी हाई फॉर द रूरल एरियाज. हमारी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है रूरल मार्केट्स. तो अगर आपको इस पोटेंशियल को कैपिटलाइज करना है, इसके लिए इसका अपने लिए कुछ गेन करना है आपने इस मार्केट से, तो आपको रूरल मार्केट को समझना बहुत जरूरी है. रूरल मार्केटिंग करने के लिए आपको रूरल मार्केट के एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है. अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, हमारी बहुत सारे रूरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अभी कोई आजकल में नहीं आया है, बहुत साल पहले हो गए हैं. 8-10 साल पहले रूरल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से उभर के आया था, क्योंकि उस टाइम ये चीज रियलाइज की गई थी कि अर्बन मार्केट्स हैं, ठीक है यहाँ पर पॉपुलेशन है, बट उससे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में है. अगर हम रूरल मार्केट्स को टारगेट करते हैं तो कंपनीज के लिए बहुत ही एडवांटेजियस सिचुएशन हो सकती है. नॉट सिर्फ कंपनीज के लिए, हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए. आपने सुना होगा पिछले 8-10 सालों में रूरल एरियाज की डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छे से चल रहा है. बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है रूरल एरियाज के लिए. क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज को डेवलप कर रहे हैं. आजकल बहुत सारी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रूरल एरियाज में सेट कर रहे हैं. बहुत सारी कंपनीज ने अपने शोरूम्स तक खोले हैं रूरल एरियाज में, क्योंकि वहां से भी एक बहुत बड़ी डिमांड आनी शुरू हो रही है. So coming to the importance, first point is helpful in understanding the rural market conditions. जब तक आप रूरल एरियाज के एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करोगे, आप वहाँ की रूरल मार्केट कंडीशंस को अच्छे से नहीं समझ सकते कि कंज्यूमर्स की बाइंग हैबिट्स क्या है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, वहाँ का फैशन सेंस क्या है, वहाँ का कंपटीशन कैसा है, वहाँ की मार्केट कैसी है. जब तक आप इन सारे फैक्टर्स को नहीं समझोगे, आप वहाँ की रूरल मार्केट कंडीशंस को ठीक से नहीं समझ सकते. इन चीजों को समझे बिना वहां पर गेन करना, प्रॉफिट्स अचीव करना इज नॉट पॉसिबल. अगर आप चाहते हो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, तो आपको उस मार्केट को समझना पड़ेगा. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन रिकॉग्नाइजिंग न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज. न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, हमने बहुत बार ये टर्म सुनी है, अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज वो सारी फेवरेबल सिचुएशंस हैं जो हमारे बिजनेस के लिए, जो हमारी फर्म के लिए मार्केट से मिलती हैं. मार्केट में कुछ ऐसा चेंज आया जो आपके बिजनेस के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है अगर आप ठीक से काम करो तो. दीज आर अपॉर्चुनिटीज. जब तक हम रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे, हम वहां की अपॉर्चुनिटीज को नहीं समझ सकते. हम नहीं जान सकते कि हम कहाँ से अपना फायदा करवा सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने के लिए आपको रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, so that you can tap the market potentials of rural markets. Next is helpful in recognizing the marketing threats. Opportunities का opposite threats. Threats हमारे adverse situations हैं जो हमारे बिजनेस के लिए एक रिस्क बन सकती है. मार्केट के अंदर कोई ऐसा चेंज आता है जो आपके बिजनेस के लिए रिस्की है, आपके बिजनेस के लिए एडवर्स है. These things are called threats. आप जब रूरल मार्केट्स को स्टडी करते हो, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके लिए रिस्की हो सकते हैं. जैसे कि हमारे रूरल मार्केट्स की मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज, वहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम है. वहां पर बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे भी हैं, ऑल्दो आज के टाइम पे इट हैज बीन एन अचीवमेंट कि बहुत सारे रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बट कुछ कुछ एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम टाइम के लिए आती है. रूरल एरियाज में हमारे पास ब्रांड अवेयरनेस लोगों के मन में बहुत कम है, उनकी परचेजिंग पावर भी कम है, ज्यादा वो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के बीच में. तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए थ्रेट बन सकती हैं. नेक्स्ट इज
हेल्पफुल इन स्टडिंग द रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर दैट इज शो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द परचेजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। हम यहाँ पर परचेज बिहेवियर की बात कर रहे हैं। जब आप रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, तब आप पढ़ेंगे कि रूरल किस तरह से बिहेव करता है, क्यों बिहेव करता है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदता है, क्यों खरीदता है, किस टाइम खरीदता है, कितनी बार खरीदता है। जब आप इन सब चीजों की स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड स्टडिंग द रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। आप एक रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करोगे, उसके लिए आपको एनवायरमेंट को समझना जरूरी है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन टेकिंग द मार्केटिंग डिसीजंस। हमारे मार्केटिंग जो डिसीजंस हैं, जो हमारा मार्केटिंग मैनेजर लेता है रिगार्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, हमारी पॉलिसीज क्या होंगी, ये सब चीजें जो हैं वो हमारा मार्केटिंग मैनेजर डिसाइड करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रूरल मार्केटिंग एनवायरमेंट स्टडी करने के बाद ही आप ये सारे डिसीजंस ले पाओगे। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रूरल मार्केटिंग एनवायरमेंट। अभी हमने डिस्कस किया रूरल मार्केटिंग एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स हमारे वो फैक्टर्स हैं दोज विच आर कंट्रोलेबल, जिन फैक्टर्स के ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है, जिसके ऊपर हम कुछ एक्सटेंट तक हमारा कंट्रोल है, हम उसको अपने चेंज कर सकते हैं, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरनल फैक्टर्स। इसके अंदर आता है हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा जो भी हमारा प्लान है मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग मैनेजर या हमारी मैनेजमेंट हमारा एक मार्केटिंग प्लान बनाते हैं कि क्या क्या मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, क्या अचीव करना है। दीज आर कॉल्ड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके ऊपर है, आप इसे चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग पॉलिसीज। मार्केटिंग पॉलिसीज में आता है हमारे बेसिकली रूल्स और हमारी पॉलिसीज which define the scope within which the marketing manager has to perform his duties. जब तक हमारी पॉलिसीज ठीक से फ्रेम नहीं होंगी, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव कर सकते। और पॉलिसीज के ऊपर हमारा कंट्रोल है। हमारी पॉलिसीज जो हैं हमारी डायरेक्शन सेट करेंगी, हमारी गाइडलाइंस सेट करेंगी, हमें बताएंगी कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। सो इसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनती हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रोडक्ट पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, हमारी प्रमोशन पॉलिसी। इन सब चीजों के ऊपर हमारी स्ट्रैटेजीज बेस्ड होती हैं। हमारे रूरल मार्केट्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को भी चेंज करना पड़ सकता है, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज को भी चेंज करना पड़ सकता है, एडवर्टीजमेंट्स को भी चेंज करना पड़ सकता है। हम चाहें तो कुछ लैंग्वेज के अंदर चेंज ला सकते हैं। अगर हम रूरल एरियाज के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट्स बना रहे हैं तो हो सकता है हम ज्यादा इंग्लिश में ना बनाएं, थोड़ी उनकी लोकल लैंग्वेज में, उनके ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए हम उन एडवर्टीजमेंट्स को बनाएं। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग रिसोर्सेज। मार्केटिंग रिसोर्सेज ही डिसाइड करेंगे कि हम कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। अ कंपनी कैन टेक और अवेल the advantage of favorable market opportunities only if sufficient market resources are available. हमारे resources का होना हमारे पास जरूरी है। Next is marketing department. Marketing department ही primarily responsible होता है हमारी सारी marketing activities के लिए, चाहे वो rural areas हो चाहे वो urban areas हो। हमारा अगर हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, उसके अंदर हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर होगा, बहुत सारे लोग होंगे काम करने के लिए। हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन है, कौन कौन से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, क्या हमारा मार्केटिंग मिक्स बनाया गया है, these all things are decided by the marketing department. Next is organizational structure. अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जब तक हमारा कंपनी का कोई भी एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा, देयर आर चांसेस कि हमारे कंपनी के ऑफिशियल्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हो सकते हैं कि हम किस रूरल मार्केट में जाएं, किस में ना जाएं, पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसका इन्फ्लुएंस आ सकता है। नेक्स्ट इज पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट हमारा बताता है
रिगार्डिंग दी वर्किंग एफिशिएंसी, कि हम सही बंदे को सही जगह पर काम करवाएं। हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मान लो 50 लोग हैं, बट उन 50 लोगों की अपनी अलग अलग स्किल्स हैं, अपने अलग अलग टैलेंट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। कोई किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, कोई हमारी प्रमोशन में अच्छा है, कोई हमारा प्रोडक्ट की लाइन में, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा है। तो जो जिस बंदे की स्किल्स हैं, जो जिस बंदे का टैलेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर उनको काम देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। किस तरह से हम अपना पर्सनल मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने लोगों के अंदर काम डिवाइड कर रहे हैं, किस तरह का उनके अंदर कॉपरेशन है, वो सारी चीजें हमारी जो मार्केटिंग की एफिशिएंसी है उसको हमारा इन्फ्लुएंस करेंगी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। जनरली हमारे अगर एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है तो हो सकता है हमारे मार्केटिंग की एक्टिविटीज ठीक से ना हो। अगर हमारे कॉर्डियल रिलेशंस हैं, कोऑपरेटिव रिलेशंस हैं, तो हम अपने एम्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ऑल दीज आर दी कंट्रोलेबल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। दीज आर दी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो आपके हाथ में नहीं है। जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में हमारे पास, रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में हमारे जो बाहर से चेंजेस आ रहे हैं, वो जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो बाहर से चेंजेस आ रहे हैं, आप उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये फैक्टर्स लोगों के बाइंग पैटर्न को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमें फोर्स कर सकते हैं कि हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज लाएं, हम अपने मार्केटिंग प्लान को चेंज करें, हम पॉलिसीज को चेंज करें, हम स्ट्रैटेजीज को चेंज करें, बट इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब आगे एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़े से एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आजकल हर एक कंपनी कैसे अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल रूरल मार्केट एनवायरनमेंट को स्टडी करती है, उसमें कैसे न्यू स्कीम्स लेके आती है, कैसे न्यू प्रोग्राम्स लॉन्च करती है। आपने बहुत बार आजकल टीवी पे देखा होगा कि आजकल एडवर्टीजमेंट्स आती हैं हेयर ऑयल्स की, यस ऑयल्स की ऐड आती है जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि इस ऑयल के ऊपर जितना भी कंपनी को प्रॉफिट आएगा उसका 1% वो रूरल एजुकेशन की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे, रूरल गर्ल्स एजुकेशन की तरफ प्रमोट करेंगे। आजकल हर एक कंपनी कुछ ना कुछ न्यू प्रोग्राम्स के साथ कुछ ना कुछ लेकर आ रही है। हम थोड़े बहुत आजकल प्रोग्राम्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा है, हमारी गोदरेज है, हीरो है, फिलिप्स है। हर किसी ने अपने कुछ रूरल एरियाज के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। बट अगर हम बात करें प्रोजेक्ट शक्ति, ये एक HUL का प्रोजेक्ट है। HUL ने बहुत सारे रूरल एरियाज के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे कि ऑपरेशन भारत है, हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रीमलाइन है, प्रोजेक्ट शक्ति है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लाइफ बॉय स्वास्थ्य चेतना है, खुशियों की डोली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने रूरल एरियाज के लिए टारगेट किए हैं। प्रोजेक्ट शक्ति वो 2001 में लेके आए थे। ये प्रोजेक्ट वो लाए थे रूरल वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर वो रूरल एरियाज की वुमेन में स्किल इंक्रीज कर रहे थे ताकि वो रिटेल बिजनेसेस को अच्छे से रन कर पाए। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी वुमेन इनसे स्किल्स सीख रही थी उनको शक्ति अम्मा का नाम दिया गया। ये प्रोजेक्ट इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ कि हमारे जो नेबरिंग नेशंस हैं जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां पर भी ये प्रोजेक्ट एक इवॉल्व्ड फॉर्म में लॉन्च किया गया। इससे ना सिर्फ हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, क्योंकि अब रूरल वुमेन जो थी वो इनकम अर्न कर रही थी, वो अपनी फैमिली इनकम में सपोर्ट कर रही थी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी थी। प्लस इसका एक पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट भी आया, क्योंकि अब रूरल वुमेन की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी, उनकी डिग्निटी बढ़ चुकी थी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो गया था। ये प्रोजेक्ट जो था बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा। नेक्स्ट है हमारे पास HUL का एक और प्रोजेक्ट, लाइफ बॉय स्वास्थ्य चेतना। ये इनिशिएटिव जो था 2002 में लॉन्च किया गया था इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रूरल हेल्थ एंड हाइजीन। इस प्रोजेक्ट के अंदर लाइफ बॉय ने एक सोशल मैसेज के साथ ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि हाथ धोने से आप बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ डेवलपमेंट ऑफिसर्स और हेल्थ डेवलपमेंट असिस्टेंट्स एम्प्लॉय किए गए, जो यूपी, MP, बिहार, उड़ीसा की बहुत दूर दूर के छोटे छोटे पिछड़े हुए रूरल एरियाज में जाकर वहां पर लेक्चर्स कंडक्ट करते थे, वहां मीटिंग्स कंडक्ट करते थे और लोगों को हाथ धोने से कैसे बीमारियों से बचा जा सकता है इसके बारे में अवेयर करते थे। इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने जो विलेजेस में अपना साबुन
₹2 में भी लोगों को दिया। उन्होंने बहुत छोटे छोटे पैक्स बनवाए जो ₹2 में उन्होंने लोगों को दिए, जो वहाँ के लोग अफोर्ड कर सकते थे। और फिर ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद उन्होंने 2 महीने बाद फिर से वहाँ उन रूरल एरियाज में जाकर चेक किया कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से बच्चे अभी भी उस आदत के साथ जुड़े हुए हैं कि साबुन से उनको हर बार हाथ धोना है। तो वहाँ पर उन्होंने बच्चों को इनकरेज करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, जो बच्चे भी जिनकी आदत बनी हुई थी वहाँ पर उनको टॉयज दिए, सर्टिफिकेट्स दिए, मेडल्स दिए और इस तरह से उनको इनकरेज किया। उसके बाद अगर हम बात करें एलजी की, एलजी ने ऐसा ही एक रूरल एरियाज के लिए एक अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया था इन द ईयर 1998। एलजी ने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि जो रूरल एरियाज में मोस्टली उस टाइम पे पॉपुलेशन इलिटरेट थी, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो उनको मार्केट में टीवी लेते वक्त ये दिक्कत आती थी कि वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली नहीं समझ सकते थे, ना ही उसका ऑपरेटिंग पार्ट ठीक से समझ सकते थे, क्योंकि उनको इंग्लिश में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, एक अपना टेलीविज़न ब्रांड लॉन्च किया एलजी संपूर्ण के नाम से, जिसमें उसने जो उसके डिस्प्ले ऑप्शंस थे वो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में रखे थे। हर एक जो टीवी का बायर था वो अपनी रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टीवी के अंदर ऑप्शन सेट कर सकता था। इस तरह का कोई टीवी पहली बार लॉन्च हुआ था और इतना अफोर्डेबल प्राइस पे उसको लॉन्च किया गया था, इतना इजी टू यूज़ उसके ऑप्शंस थे कि उसने फर्स्ट ईयर में ही मोर देन 1 लाख पीसेस जो थे टीवी के इंडिया में सेल हुए थे। और प्लस इसको रूरल एरियाज के साथ मोर इंक्लाइन करने के लिए उसने अपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स विच वर इन थाउजेंड्स रूरल एरियाज में ही सेट किए थे। रूरल सेल्स चैनल का यूज़ किया था, हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया था 211, जिसका जो लोगो था कि सर्विस व्हेन यू वांट, कि जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको सर्विस मिलेगी, जिसके अंदर 24 आवर्स के अंदर अंदर कस्टमर को टीवी के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो उसकी सर्विस दी जाती थी। नेक्स्ट इज द वेरी फेमस आईटीसी ई चौपाल। ई चौपाल के बारे में हम लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि ई चौपाल कैसे होती है, क्या होती है। आईटीसी ने इसको सबसे पहले लॉन्च किया था अंडर द एग्रीकल्चरल बिजनेस डिवीजन इन जून 2000। इसमें क्या किया गया था, आईटीसी ने इस टाइम पे बहुत खर्चा करके रूरल एरियाज में फार्मर्स को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, उनको कंप्यूटर्स कैसे यूज़ करने हैं ये सब दिखाया, अपना वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। इन सब के थ्रू उसका एक ड्यूअल ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ। एक तो वहाँ पर एक सोशल गैदरिंग प्लेस बन गई फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लस वो एक ई कॉमर्स का हब बन गया। आईटीसी क्या करती थी, क्रॉप्स को फार्मर्स से डायरेक्टली खरीदती थी। फार्मर्स जो थे अपनी क्रॉप्स को आईटीसी के प्रोसेसिंग सेंटर में भेजते थे, प्लस वहाँ पर उनकी इस प्रोसेसिंग सेंटर में उन क्रॉप्स की क्वालिटी चेकिंग होती थी, उनका वेट किया जाता था और उसके अकॉर्डिंग ही फार्मर्स को पेमेंट की जाती थी, इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। इस ई चौपाल का फार्मर्स को और भी बहुत बेनिफिट मिला। उनको जो उनकी क्रॉप्स थी उनके लोकल मंडीज में डेली क्लोजिंग प्राइसेस क्या है वो उनको वहाँ घर बैठे बैठे पता चल जाते थे। ग्लोबल मार्केट में उनकी क्रॉप्स का क्या प्राइस ट्रेंड चल रहा है वो देख सकते थे। वेदर फॉरकास्ट देख सकते थे, क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत सारे एग्रीकल्चरलिस्ट जो हैं वो वेदर पे डिपेंडेंट हैं अपनी क्रॉप्स के लिए। तो अगर वो एडवर्स वेदर कंडीशंस प्रिडिक्ट होती थी उसके अकॉर्डिंग वो अपना सिचुएशंस को टैकल करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते थे। प्लस बहुत सारे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स वो हैं आईटीसी से डायरेक्टली खरीद लेते थे एट लोअर प्राइसेस, जो उनके विलेजेस के ट्रेडर्स होते थे उनको हायर प्राइस पे देते थे। तो इससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। और अगर हम बात करें आगे, अभी हम लोगों ने इंटरनल फैक्टर्स डिस्कस करे हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी टर्म डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। आप इसको अल्फाबेट वाइज पढ़ें तो एस का मतलब है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज और टी का मतलब है थ्रेट्स। हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अभी डिस्कस किया है। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है। आपकी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, आपके एम्प्लॉयज,
ये या तो आपके लिए स्ट्रेंथ बन सकते हैं या ये आपकी वीकनेस बन सकते हैं, या आपकी ताकत बन सकते हैं या कमजोरी बन सकते हैं। और जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आते हैं, लाइक डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया है, तो ये आपके लिए या तो अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, मतलब है या तो ये आपके लिए एक कोई एडवांटेजियस सिचुएशन बन सकते हैं जिसके ऊपर आप कोई फायदा उठा सकते हो, या ये आपके लिए एक थ्रेट बन सकते हैं। थ्रेट बन सकते हैं मतलब आपके बिजनेस के लिए नुकसानदायक बन सकते हैं। तो आपको एक स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी है। स्वॉट एनालिसिस के अंदर आपने यही देखना है कि अगर जब आप अपने एक्सटर्नल रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे, आपको जो जो चीजें आपकी अपॉर्चुनिटी लगती हैं कि जहां पर आप फायदा उठा सकते हो, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए आपको दोनों चीजें करनी है। एक अपनी स्ट्रेंथ का फायदा उठाना है और दूसरा अपनी वीकनेसेस को कम करना है। और अगर इसी तरह आप अपना रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट स्टडी करते हो और आपको कुछ चीजें आपकी थ्रेट लगती हैं, आपके लिए नुकसानदायक खतरनाक लगती हैं, उसको दूर करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना है और अपनी वीकनेसेस को रिड्यूस करना है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज लाना पड़ेगा। तभी एक स्वॉट एनालिसिस जो होता है वो यूजफुल बन सकता है। स्वॉट एनालिसिस करने से ही जो है आप फायदे अपना करवा सकते हो। हाँ जी, हमने इंटरनल फैक्टर्स सब डिस्कस कर लिए हैं। अब रही बात एक्सटर्नल फैक्टर्स की, इसके अंदर हमने देखा है डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स। इन सब फैक्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। हमने अब तक जितना भी रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं। पहला है व्हाट इज रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द वेरियस कंट्रोलेबल फोर्सेस ऑफ रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनल रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन मार्केटिंग। Next question, discuss the various characteristics of rural marketing environment. अगला question, explain the significance of studying rural marketing environment. ये है important questions, आप इन्हें अच्छे से prepare कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितना भी और पढ़ेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा।